So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced। तो हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं फॉर JEE Advanced 2022 पेपर 1। अभी तक हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के हर क्वेश्चंस की बात कर ली है और अब बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप JEE Advanced 2023 एस्पायर कर रहे हो या 2024 एस्पायर कर रहे हो तो आप जाओ चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो, आपको कंटेंट बहुत पसंद आएगा। पसंद आता है शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक करो। आपको बहुत कुछ है लेने को अगर आप असल में लेना चाहते हो और आप एक ट्रू एस्पिरेंट हो तो चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेयर करूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफ आई है, जहाँ तक मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 अभी तक देखा भी नहीं है मैंने, ठीक है। पेपर 1 की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आई है वो थोड़ी टफ आई है, मतलब जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि अगर आपको याद नहीं है तो पेपर में आप क्लूलेस हो जाओगे। तो चलो देखते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस मच कॉपर नाइट्रेट विथ एक्सेस KI। रिएक्शन बहुत फेमस है, आपको याद होगा आई गेस। क्या ये रिएक्शन? कॉपर +2 आयन रिएक्ट्स विथ I-, बिल्कुल सीधा सीधा रेडॉक्स है। I- ऑक्सीडाइज हो जाता है और Cu+2 जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आपके पास क्यूप्रस आयोडाइड का PPT आ जाता है। साथ ही साथ आयोडीन बन रहा है और सिंस एक्सेस I- है तो आयोडीन I3- के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ड्यू टू आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन अच्छा हो जाता है और वो I3- के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। I3- आयन यही ब्राउनिश कलर देता है, फेमस है बहुत, ये हर बच्चों को पता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ब्राउनिश कलर का सोल्यूशन है। PPT बन रहा है, CuI का PPT बन रहा है। पासिंग H2S टू दिस ब्राउन सोल्यूशन। अब इसमें आप H2S पास करा रहे हो, ये भी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, अगर याद है तो ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा, H2S में आपका जो सल्फाइड है बस वही एक है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है सल्फर में, और I3- में आपका I2 + I- की तरह अगर आप इसको सोचते हो तो इसमें जो आयोडीन प्रेजेंट है वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा I- में। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करने की, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन यही था इसमें, और आपको यहाँ पे पासिंग H2S टू दिस द अमाउंट ऑफ X इन ग्राम्स इज, X क्या है, यही है ना, X तो सल्फर ही है ना, और तो कुछ नहीं, अनदर प्रेसिपिटेट X। तो बस इसके बाद अब कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस का मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप उसके बाद कर लेना सॉल्व। अब कैलकुलेट करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह से कैलकुलेट कर करके ना इंसान पागल हो गया। कॉपर +2 I- CuI, तो ये दिया हुआ है 3.74 ग्राम्स, 3.74 ग्राम्स। और जब आप इसका देख रहे होंगे, अच्छा मिली इक्विवेलेंट से सॉल्व कर लेते हैं इसको, दैट विल बी बेटर। ठीक है, कैसे, मैं हिंट दे रहा हूँ बहुत ईजिली। आप इसको देखो, अब इसके जितने मिली इक्विवेलेंट्स यूज हुए होंगे उतने इसके मिली इक्विवेलेंट्स बने होंगे, और फिर उतने इसके भी मिली इक्विवेलेंट्स बने होंगे, और फिर जब H2S के साथ आपने रिएक्ट कराया तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके बने होंगे उतने मतलब इधर इसके जितने मिली इक्विवेलेंट्स यूज हुए होंगे, फाइनली जो सल्फर बना है उसके भी उतने ही मिली इक्विवेलेंट बने होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ कि जो कॉपर +2 है और सल्फर है दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स तो सेम होंगे ना। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर +2 बराबर होंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फर के साथ। अब कॉपर +2 के कितने मिली इक्विवेलेंट है यहां से देखना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इसके कॉपर नाइट्रेट का कितना आ रहा है मोलर मास, शायद 187 आएगा, और 187 और ये है 3.74 ग्राम्स, मतलब ये कहीं ना कहीं 0.02 मोल्स है। 0.02 मोल्स मतलब 20 मिलीमोल, ठीक है, 20 मिलीमोल है इसके हमारे कॉपर +2 के 20 मिलीमोल है। अब 20 मिलीमोल है तो मिली इक्विवेलेंट्स भी कितने होंगे, 20 ही होंगे, क्योंकि कॉपर +2 से +1 जा रहा है तो इसका n फैक्टर भी इस रेडॉक्स चेंज में 1 है, n फैक्टर भी 1 है, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2+ इज 20 मिली इक्विवेलेंट्स, ऐसा मैं कह सकता हूं, एंड इट इज इक्वल टू
मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फर, अब सल्फर यहाँ सल्फाइड से सल्फर बना है तो n फैक्टर तो 2 मान लेता हूं मैं, n फैक्टर 2 बन रहा है तो 20 और ये n फैक्टर 2 है तो मोल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं मिली मोल्स इंटू n फैक्टर 2 है तो मिली मोल्स ऑफ सल्फर विल बी 10, ठीक है। तो मिली मोल्स जो मिले हैं मुझे सल्फर के वो मिल रहे हैं 10 मिली मोल्स, और 10 मिली मोल्स मतलब पॉइंट कितना हो गया 0.1 मोल्स, 10 मिली मोल्स मतलब कहीं ना कहीं 0.1 मोल सॉरी 0.01 मोल्स, 0.01 मोल्स। अब आपको क्या चाहिए था, आपको अमाउंट चाहिए था x इन ग्राम्स, ठीक है। सल्फर 32 ग्राम्स होता है, 0.01 मोल है तो ये आंसर आपका 0.32 आना चाहिए, और रिपोर्ट भी ऐसे ही करना है, अप टू 2 डेसिमल रिपोर्ट करना था तो ये 0.32 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बस वही है, अगर रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कहीं ना कहीं बस इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जो रिएक्शन बोल रहा है डिसॉल्विंग दिस मच वाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH। देखो हर नॉन मेटल का डिस्प्रपोर्शनेशन बेसिक मीडियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना होता है, ठीक है। तो P4 NaOH के साथ, ये तो खैर NCERT में भी दिया हुआ है, हर बच्चे को याद रहता है, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट अलॉन्ग विथ फॉस्फीन गैस रिलीज होती है, ठीक है, बेसिक रिएक्शन है। और द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस क्यू, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ ये फॉस्फीन क्या रिएक्ट करेगा, हाँ बैलेंस करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, वो देख लेंगे उसको बाद में। तो जब आप फॉस्फीन के साथ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हो, फॉस्फीन देखो कोई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं कि कुछ रिडॉक्स वगैरह कराते हैं, अमोनिया है, फॉस्फीन है, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, आर्सिन वगैरह रहते नीचे के, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, आपने पढ़ा होगा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है, तो कॉपर +2 जो है हो सकता है रिड्यूस हो जाता, बट फॉस्फीन के साथ वो रिड्यूस नहीं होता है, और रिड्यूस नहीं होगा तो क्या कर सकता है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है इट इज़ कंज्यूमिंग द गैस, तो कंज्यूम कर रहा है मतलब ये दोनों PPT कर लेते हैं। ऑल्दो ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये PPT बना रहा है किसका, क्यूप्रिक फॉस्फाइड का PPT आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड, इसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा यार फिर से, चलो कर लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे आप सीधे देखो ये 3 और ये 4, ठीक है, आप ये बैलेंस किया आपने, P4 कितना अमाउंट में लिया गया है, डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ वाइट फॉस्फोरस, 1.24 ग्राम, और ये P4 का तो वेट 31 × 4, तो 31 × 4 तो ये तो यहीं से हो रहा है 124 ग्राम्स, और जब हम 1.24 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये 0.01 मोल्स हो गए, 0.01 मोल्स हो गए इसके, जिसको मैं 10 मिली मोल लिख देता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, 10 मिली मोल मैं इसको लिख देता हूँ। तो अब PH3 के भी कितने मिली मोल आए, 10 मिली मोल आए, आप सीधे मोल कॉन्सेप्ट से देख सकते हो बैलेंस करके। फिर PH3 से ये वाला रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ Cu3P2, सल्फेट को इग्नोर कर रहा हूँ मैं बस इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ 3 यहाँ 2, तो ये 10 मिली मोल मेरे पास है, तो ये कितना लगेगा 3/2 ऑफ 10 विच इज़ 1.5 गुना, मतलब 15 मिली मोल ये लगेगा। तो मेरा आंसर यही है 15 मिली मोल। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद कॉपर सल्फेट का मास है 15 मिली मोल, आप सभी कर सकते हो। तो ये 15 मिली मोल को जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 0.29, तो दिस इज़ द आंसर विच इज़ टू बी रिपोर्टेड। और इसी के साथ साथ ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे न्यूमेरिक टाइप थे ये 2 ही थे ख़त्म होते हुए। अब मोर देन 1 करेक्ट डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली वीडियो में।